हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान के 2 नंबर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज में। दोस्तों, आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम है उसमें जो 2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है और सारे क्वेश्चन कवर करना है ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के क्षेत्र में पाई जाती, काली मिट्टी या रेगर मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। 2 विशेषता इसकी निम्नलिखित हैं। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका मिट्टी मिली होती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तीसरा, इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। तो समोच्च जुताई, इसका आंसर देखिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लो इस तरीके से ढाल बना हुआ है, इस तरीके से मान लो जो ऊपर वाला एरिया है और जो नीचे वाला एरिया है, इस तरीके से ढाल बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इस साइड से ऐसे खेती मतलब ऐसे जोत की जाती है, तो इसको समोच्च जुताई कहा जाता है। मतलब ये ढाल को थोड़ा सा काट दिया जाए ताकि पानी सीधा नीचे ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर क्या है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है। इसमें प्राय कंकड़ या कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एजेंडा 21 क्या है। इसका आंसर है, एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके सिद्धांत 3 सिद्धांत हैं इसके। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह इस कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है, हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको परीक्षा बोर्ड में से, तो अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। बाकी क्वेश्चन मैं परीक्षा अध्ययन में से भी बता रहा हूँ और परीक्षा बोर्ड में से भी। तो आपके पास जो भी सीरीज है आप उसमें टिक लगाते जाइए, अन्यथा आप लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत है। इसका आंसर है, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय क्षेत्र है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं। तो इसका आंसर परीक्षा अध्ययन में दे रखा है और आंसर है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें। इन इनमें से पहली 3 मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण यह अब एक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी कृषि उपज बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है।
तो इसका आंसर है जूट को भारत का सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? यह है, देखिए 2022 में भी पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि, यानी कि ऐसी फसलें जिनको हम बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम नगदी या व्यापारिक फसलें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जायद की फसल के बारे में बताइए। तो इसका आंसर है, देखिए जायद रबी और खरीफ फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की जाती हैं। दोस्तों, जो गर्मियों के हमारे गर्मी आती है, यानी कि जब हम गेहूं वगैरह की फसल काट लेते हैं या कहें तो रबी की फसल काट लेते हैं, उसके बाद जो समय रहता है, यानी कि बरसात का मौसम आने से पहले जो समय रहता है, उसमें हम जायद की फसलों को करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पालमू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विनिर्माण क्या है? तो इसका आंसर है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कागज बांस से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहे अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होते हैं। यानी कि विनिर्माण का मतलब होता है एक कच्चे माल से दूसरा माल बनाना। जैसे कागज है, कागज बांस से बनता है ना, तो पहले बांस क्या है, कच्चा माल है, और फिर कागज बनाया। चीनी गन्ने से, यानी कि गन्ना कच्चा माल है, उससे चीनी बनाया आपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम में आते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? तो इसका आंसर है, देखिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? तो वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग, वनस्पति उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन है आपका परीक्षा बोर्ड का, और परीक्षा बोर्ड में आपका आंसर दे रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रहण, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निजी उद्योग किसे कहते हैं? कोई एक निजी उद्योग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, निजी उद्योग का अर्थ निजी उद्योग या निजी क्षेत्र से आशय ऐसी औद्योगिक, व्यापारिक या वित्तीय इकाइयों से है जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रबंध होता है। निजी उद्योग का नाम जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको अपन टिस्को के नाम से जानते हैं, अगर इसी में आप रिलायंस भी जोड़ सकते हो, इसी में आप अडानी समूह भी जोड़ सकते हो, आप बहुत सारी कंपनियां हैं, एम्फोसिस जोड़ सकते हो। ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? तो इसका आंसर है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, ताकि उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके तथा प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पर जो सड़क बनाने का काम होता है, वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता है। और इस सीमा सड़क संगठन की आपकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसको अपन इंग्लिश में BRO के नाम से भी जानते हैं। इसका B से बॉर्डर, R से रोड और O से ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, पवन हंस क्या है? तो इसका आंसर है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संस्कृतियों में तथा अगम व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, जी क्या करता है, जैसे ऐसे इलाके जहां पर
आम जैसे कहें तो सड़क नहीं है, या कहें तो आना जाना आसान नहीं है, वहाँ पर क्या होता है कि इस परियोजना के तहत लोगों को पहुँचाया जाता है, वहाँ पर वहाँ के लिए जो भी साधन है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी योजना को क्या कहते हैं? पवन हंस योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिटल भारत क्या है? इसका आंसर है, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी कि भारतीय प्रतिभा, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ने, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ आपको। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली राज्य को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी, मेगा सिटी कहें तो जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ लिखिए। तो इसका आंसर है, पर्यटन उद्योग क्या होता है? वर्तमान परिवेश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के सशक्त माध्यम में पर्यटन उद्योग का प्रमुख स्थान है। कपड़ा और हीरे जवाहरात के साथ के बाद यह तीसरा ऐसा उद्योग बन चुका है जिससे हमारे राष्ट्र को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष $3 अरब से भी अधिक है। इसमें अभी और अधिक संभावना है, जिससे संभव है कि आने वाले दिनों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में सभी उद्योगों को पीछे छोड़ दे। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। दोस्तों, पर्यटन उद्योग क्या होता है कि जो बाहर से यानी कि जो विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, साथ में डॉलर लेकर आते हैं। डॉलर क्या है? विदेशी मुद्रा है। वो विदेशी मुद्रा वो हमारे RBI में जमा करवाते हैं और यहाँ से हमारी लोकल करेंसी खरीदते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ वो घूमते फिरते हैं। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? उससे हमें विदेशी जो मुद्रा है उसका हमें लाभ मिलता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, हायर परचेज क्या व्यवस्था थी? तो इसका आंसर है हमारे सामने, हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? हायर परचेज व्यवस्था कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉर्नलो क्या था? इसका आंसर है, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। कॉर्न यानी मक्का होता है और लॉ यानी कि कानून होता है। ओके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयात शुल्क से क्या आशय है? तो इसका आंसर है, आयात शुल्क टैरिफ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह वस्तु देश में आती है, अतः सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। दोस्तों, क्या होता है, जो विदेशों से हम व्यापार करते हैं वो विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में सामान भेजती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वो हमारे सीमा को पार करेंगी, चाहे तो वो समुद्री सीमा को और चाहे वो अ, अ, या स्थलीय सीमा को, तो जैसे ही वो हमारे सीमा के अंदर एंट्री करती हैं तो उन पर एक शुल्क लगाया जाता है जिसे हम कर कहते हैं, विदेशी, ठीक है, वस्तुओं पर लगाने जा वाला कर, जिसे हम आयात शुल्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वीटो निषेधाधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, वीटो निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? यूएनओ में होता है। यूएनओ में क्या होता है? यूएनओ में जो 5 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। यूएनओ में 6 क्या है? 6 अंग है इसके। इसमें से दूसरा अंग है जिसे हम कहते हैं सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी।
तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होता है, यानी कि वो किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ अगर वोट कर दें तो चाहे पूरे सदस्य उसके पक्ष में हो और एक कोई स्थायी सदस्य उसके विपक्ष में वोट कर देता है या वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वीटो पावर या वीटो निषेधाधिकार। ओके, तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन हमारे 28 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, इन इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। जब तक हम दूसरी वीडियो लेकर आए तब तक आप इनको याद कर चुके होंगे, ऐसी हम उम्मीद करेंगे आपसे। ओके, धन्यवाद।